क्लास 11th का कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है तुम लोगों की? कोई स्ट्रेटेजी है क्लास 11th के लिए? किस तरीके से कंप्लीट करोगे सिलेबस? वेटेज के अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट चैप्टर कर लिए थोड़े थोड़े। ठीक है, अगर किसी को अगर कोई इशू आए कि मैम कैसे करना है क्या है, तो यू कैन आस्क। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नए चैप्टर पे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10वीं से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स के बारे में मैग्नेट्स के साथ बचपन से खेलते आ रहे हो, मैग्नेट्स पता है। बस उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज और उन्हीं के कुछ डेरिवेशंस देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों ने देखा है, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से फील्ड क्या होगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, तो सेम कुछ कुछ उसी तरीके का रहेगा। डेरिवेशन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो डेरिवेशन में यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जैसे ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर मैग्नेट से आप अगर कोई भी आयरन की बॉल को क्या कर रहे हो, फॉल करा रहे हो, तो ये जो बॉल है ये स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट क्या कर रही होगी, इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। तो अट्रैक्ट कर रही होगी इसलिए इसका फॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी साल पता है इस पे एक क्वेश्चन भी ऐसे आया था कि एक आयरन की बॉल है, अगर उसको अर्थ से फॉल कराते हैं तो क्या उसका जो जी इफेक्टिव रहेगा वो सेम रहेगा जितना ग्रेविटेशन फोर्स। एक यार अभी बीच बीच में बच्चे आते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं। भैया आउन खाना, आप हमेशा लेट क्यों आते हो? ठीक है, तो यही है कि अगर आप किसी बॉल को मैग्नेट से फॉल कराओगे तो उसका जो जी इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बॉल का मोशन रिटार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक का एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, सिमिलरली ये है, ये देखो, ये मैग्नेट है और अगर इसको अगर आप ऐसे रेल के अराउंड मूव कराओगे तो ये आराम से घूम लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मैग्नेट एंड द आयरन रेल रेलवे ट्रैक। तो देख रहे हो आप, ये फॉल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मैग्नेट है ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। किस किस किन किन चीजों को अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट? मैग्नेट अट्रैक्शन करती है, ये तो सभी को पता है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, किसको करती है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये जो इनसे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, इनसे बने हुए जो मेटल्स हैं, मेटल जो तुम्हारी मैग्नेट है उन्हें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो देखो सबसे पहला जो फर्स्ट मैग्नेटिक जो ओर मिला, जिसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया, देखो इस पहले सबसे पहले ना मैग्नेट एक ओर के रूप के उसमें फाइंड हुई थी कि मैग्नेट का एक ओर था। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अट्रैक्टिव थी। क्यों? हमने देखा कि उस ओर के पास ना और भी बहुत सारे मेटल्स के ओर जो है वो चिपके हुए हैं ना, उसकी लेयर बनी हुई है। तो देखा कि ये जो ओर था, एक ऐसा ओर जिसके ऊपर बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो चिपके हुए हैं, तो तभी उसका नाम क्या पड़ा देखो। और मिला कहाँ था, मैग्नीशिया आइलैंड में मिला, तो इसलिए उस ओर का नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक ओर। और वो और कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था कि जितने भी और मेटल्स थे उनको अपनी तरफ अपनी सरफेस पे चिपका के रखा हुआ था। तो इससे पता चला कि हाँ ये एक ऐसा ओर है जो और मेटल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका नाम मैग्नेटिक कहाँ से पड़ा, क्योंकि ये मैग्नीशिया में फाइंड हुआ था। वैसे स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये है कि जो मैग्नेटिक निडल्स होती हैं यानी कंपास हो गया, वर यूज फॉर द नेविगेशन ऑफ शिप्स। तो अब ये मैग्नेट की जो ये जो मैग्नेटिक था, देखो ये जो मैग्नेटिक ओर था, इसकी निडल से हम लोग शिप्स की नेविगेशन देख पाते थे। क्योंकि जब आप ओशियन में होते हो
तो आपको नहीं पता होता कि कहाँ लैंड है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा सी है, यू डोंट नो। तो हम लोग किसका यूज करते थे? कंपास का यूज करते थे, राइट। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक निडल्स वर यूज्ड फॉर नेविगेशन ऑफ शिप्स। तो ये किसने फाइंड किया कि हम एक मैग्नेटिक निडल से क्या कर सकते हैं? शिप्स पे वो ढूंढ सकते हैं कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो दिव्यांग? तो ये सवाल है कि मैग्नेटिक निडल्स जो है वो नेविगेशन ऑफ शिप्स में यूजफुल है। क्यों है भाई? ऐसा क्या रीजन है कि नेविगे शिप्स पे अगर आप जा रहे हो, आपने पहले भी कहानियां सुनी होंगी कि जब एक बहुत बड़े ओशियन में जब शिप्स चलती हैं तो उसमें हम लोगों को नहीं पता कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है। अगर ईस्ट का भी हम लोग चलो पता लगा लें कि ईस्ट की डायरेक्शन का हम सन से पता लगा सकते हैं ना। अगर मान लो क्लाउडी मौसम, क्लाउडी है मौसम, और आप लोग नहीं देख पा रहे सन की डायरेक्शन भी, तब क्या, तब तो तुम्हारे पास क्या यूज रह जाता है? कंपास का। तो कंपास का यूज या फिर ऐसा यूज कि जो मैग्नेटिक निडल्स हैं उनको नेविगेशन के लिए भी यूज करा जा सकता है, उसकी खोज किसने करी थी? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिज्म। और इन्होंने क्या किया था कि अर्थ के पास भी अपने खुद की एक मैग्नेट है, यानी अर्थ के पास भी ऐसी प्रॉपर्टीज है कि अर्थ क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, सिमिलर जैसे वो और कर रहा था। ठीक है, अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, मतलब क्या ऐसे ऐसे कैसे पता चला अर्थ के पास अगर मैग्नेट है तो हम लोग मैग्नेटिक निडल्स का यूज करके डायरेक्शंस को कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ आइडिया? देखो कैसे पता लगाएंगे। मान लो तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक ये निडल है, बताओ। ठीक है, इस निडल पे नॉर्थ लिखा होता है, कंपास निडल पे यस निडल मैम। यही होती है ना, एक ये नॉर्थ लिखा होता है निडल पे। तो ये जब आप इसको लेके ऐसे घूमोगे कि कहाँ पे नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ की तरफ अपने आप अलाइन हो जाती है ना, जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ अपने आप ही अलाइन हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? उससे तुम्हें पता चल यस मैम। जाएगा कि एक्चुअली में तुम्हारे पास नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये है ना। ये नॉर्थ की तरफ अपने आप अलाइन हो जाएगी। अभी नॉर्थ की तरफ ये निडल अलाइन क्यों हो रही है? ये कैसी निडल है भाई? ये तो आयरन की निडल है। और आयरन किससे अट्रैक्ट हो सकता है? जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, है ना। मैग्नेट। मैग्नेट हो या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा हो। इसका मतलब अर्थ के पास जब आप उसको अर्थ में रखते हो तो निडल अपने आप घूम जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब एक बार अर्थ की ज्योग्राफी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास, पहले तो यहाँ समझो, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। अच्छा, ये अर्थ का कौन सा पार्ट है अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग? नॉर्थ। यस यस मैम। और ये अर्थ का है साउथ। साउथ। ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, ये तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ हो गए। अच्छा, अगर हम बात करें मैग्नेट की, मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल की, मैग्नेट का, अब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के पास भी दो पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट के पास और दूसरा पोल होगा साउथ पोल। तो मैग्नेट के पास भी दो पोल है। तो देखो मैग्नेट के पास कैसा है, जो तुम्हारी ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली में अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ पोल। अर्थ की मैग्नेट का, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अर्थ की मैग्नेट का कौन सा, सॉरी ये तो सही है, मैग्नेटिक का साउथ है ना। तो ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, लेकिन उसका कौन सा पोल है? ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो ये मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, तभी तुम जब क्या करोगे, नॉर्थ की जब यहाँ पे एक वो रख दोगे कंपास निडल, तो अपने आप ही वो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ, वो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो किसके पास अलाइन हो जाती है? वो तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखा रही होती है, बट असल में वो किसके साथ अट्रैक्ट हो रही है?
मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ, है ना? देख रहे हो? बोलो। मतलब तुम्हारे पास कंपास है, कंपास Yes, नॉर्थ ma'am. डायरेक्शन दिखा रहा है, तो नॉर्थ अगर जो तुम्हारे पास मैग्नेट है, तुमने पढ़ा होगा नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं एक दूसरे को? Repel. Repel. हाँ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना? अब समझो तुम्हारे पास जो कंपास का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, वो किस किस पास अट्रैक्ट होगा? जब एक बड़ी चिंबक का साउथ पोल आएगा, है ना? किसी भी बड़ी चिंबक का जब उसको मैग्नेट का एक साउथ पोल मिलेगा तभी उसके साथ अलाइन होगा वो। तो दैट मीन्स तुम्हारी अर्थ के साउथ पोल से वो अट्रैक्ट होगा, तभी तुम्हारी जो उसका मैग्नेट का उस निडल का जो नॉर्थ लिखा हुआ है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो वो ज्योग्राफिकली कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन। बट मैग्नेट का पोल कौन सा हो गया बच्चों? साउथ पोल, South. है ना? बहुत इजी है। तो मैग्नेट का साउथ पोल हो गया और ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल हो गया, इसलिए इसको नॉर्थ डायरेक्शन भी बोलते हैं कि भाई मैं कंपास को लेके जा रहा हूं तो ये मुझे नॉर्थ दिखा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ऐसे ही सिमिलरली साउथ पोल, तो ये ज्योग्राफिकली का साउथ है, लेकिन मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है? इतना समझ में आया? वो मैग्नेट Yes, कैसे, ma'am. कंपास कैसे काम करता है, डायरेक्शंस कैसे दिखती हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, मैग्नेट हैज अर्थ हैज अ मैग्नेट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये थोड़ा इसमें एरर है, वो देख लेना, जो मैंने अभी ठीक कर दिया है। जियोग्राफिक मैग्नेट का नॉर्थ आएगा बस। अब देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, कार्तिक कितनी जल्दी क्यों आ गए भाई? ठीक है, देखो क्या क्या कह रहा है, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अपने आप ही देखो, इसने फ्री बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अब ये खुद ब खुद देखो नॉर्थ साउथ, ये देखो, है ना? नॉर्थ साइड की तरफ अपने आप अलाइन हो गई। तो यही एक क्या प्रूफ देता है कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये जो फ्री मैग्नेट है अपने आप ही अलाइन हो जाती हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट के अगर सेम पोल है साउथ साउथ तो क्या करेंगे? रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम एज चार्जेस, जैसे चार्जेस करते थे अपोजिट अट्रैक्ट, ऐसे ही अपोजिट पोल अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मुझे लगे कि मैम ये एक ऐसी मैग्नेट है जिसके पास सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ है, ठीक है? तो इसका Yes, मतलब ma'am. नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में चलेंगे, चाहे आप कितने से कितना छोटा ही मैग्नेट का पीस कर लो। तो जितना भी छोटा पीस करोगे उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में ही रहेंगे। दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, उनको अलग मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको तुम सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बोला गया है देखो परमानेंट मैग्नेट के बारे में कि परमानेंट मैग्नेट किस किस सब्सटेंसेस से मिलके बनती है। ऑल टुगेदर ये तुम्हारा वैसे टॉपिक रिमूव हो गया है, ये बार जरूर देख लेना। जो मैं क्लास में कराऊं सिर्फ वही तुम्हें पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताया है कि परमानेंट मैग्नेट किससे बन सकती है? आयरन से, बोरोन से, नियोडियम से, और आल निको बोलते हैं, आल निको। ये भी क्या बनाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाता है। तो ये याद कर लो, नियोडियम मैग्नेट, ऑल निको मैग्नेट और फेरेटाइट मैग्नेट, ये जो सब्सटेंस से अगर मैग्नेट बनेगी तो वो कैसी मैग्नेट होंगी? परमानेंट मैग्नेट होंगी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट से क्या मतलब है कि जिनका मैग्नेटिज्म हमेशा हमेशा के लिए उन मैग्नेट्स में रहता है, वो लॉस नहीं करती अपना मैग्नेटिज्म, उन्हें क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट।
अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, क्या मैम ऐसी मैग्नेट्स भी होती हैं जो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देती हैं? यस, ऐसी मैग्नेट्स भी होती हैं जो टाइम के साथ अपना मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्या कर सकती है? लूज कर सकती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी मैग्नेट। ये जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए है कि दो तरीके की मैग्नेट है, एक परमानेंट और एक दूसरी टेम्परेरी। टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट जैसे तुम्हारी अर्थ की मैग्नेट है, हमेशा क्या रहेगा? हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा। और कुछ ऐसी मैग्नेट जो कुछ समय के लिए मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी दिखाएंगी और फिर लूज कर देंगी। तो तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही है। पहले डिटेल में था, 2023 में अगर दे रहे होते एग्जाम तो बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते, बट अब तुम्हारा सिलेबस कम हो गया है तो नहीं पढ़ना है। तो अब देखते हैं क्या अर्थ का मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन और परमानेंट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक इस शेप में हो, बार की शेप में, मतलब ऐसे, ये तुमने अपने उसमें भी देखा होगा, लैब में, स्कूल की लैब में अगर देखा होगा तो एक ब्लू और रेड कलर की छोटी 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 ऐसे बार, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की शेप में आती हैं ये मैग्नेट। इन मैग्नेट्स की जो शेप होती है उनको बोलते हैं बार शेप्ड मैग्नेट। अब ये जो भी मैग्नेट इस शेप में हो उसको नाम दे दिया जाता है बार मैग्नेट। तो तुम्हारे सामने ये है बार मैग्नेट। एक यू शेप की मैग्नेट भी आती है जिसे हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी कहते हैं, कुछ ऐसे कलर की देखी होगी तुमने, ब्लू कलर में, है ना, ब्लू और रेड कलर की। तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें शेप में तुम्हारी मैग्नेट आती है। ये बार शेप है, ये यू शेप मैग्नेट है। और कौन सी शेप में मैग्नेट आती है बताओ, कभी देखी हो? मैंने तो ये दो ही देखी है, यू शेप और बार शेप। फिजिक्स में यही यूज होती है, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, चार्जेस की वजह से, तो क्या ऐसी मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी? तो उनका आइडिया देखो कैसे पता चला। स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स, ये तुमने शायद क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में करा है। आयरन फिलिंग्स ऑन अ मैग्नेट, क्या करते हैं, एक मैग्नेट को रखते हैं, यही बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को क्या किया, अभी जस्ट थ्योरी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद भी बहुत तुम लोगों को वो पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेटिव्स, वो तो सब आएंगे, अभी पहले एक बार बेस बना लो। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे पता चली, क्लास 10th में तुमने पढ़ा है कि एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को तुमने रखा, अब तुम चाहते हो कि मुझे उसकी क्या मिल जाए, एक ऐसा पैटर्न मिल जाए। क्या इनके पास भी फील्ड लाइंस है? तो कैसे पता लगा? तुम लोगों ने आयरन स्प्रिंकल कर दिया। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है वो आयरन को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो जिस पैटर्न में वो अट्रैक्ट कर रही है वो तुम्हें शो हो सकता है। तो तुमने क्या किया, आयरन का पाउडर लेके आए और आयरन का पाउडर उसमें स्प्रिंकल कर दिया। कुछ समय बाद आयरन का जो पाउडर है वो इस शेप में आ गया। तो ये शेप क्या शो कर रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो ये बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है, उसकी शेप क्या है, वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अभी ये तो पता चल गया कि कोई चीज एक जगह से जाके दूसरी जगह खत्म हो रही है। इस डायग्राम से देखो, इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि कोई चीज है, जो फील्ड लाइंस है वो एक जगह से जाके दूसरी जगह खत्म हो गई, है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तुम्हें बस अभी ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि ये यहां से एंटर कर रही हैं या यहां से एग्जिट कर रही हैं, ये भी अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये तो पता चल गया कि पैटर्न ऐसा है कि ज्योमेट्री जो बन रही है वो इस तरीके की बन रही है। अब ये पता लगाना है कि कौन सा नॉर्थ से, देखो ऐसे है, ये तुम्हारी बार मैग्नेट थी और तुम्हें इस तरीके का एक पैटर्न मिल गया। अब तुम्हें क्या पता लगाना है, अब तुम्हें ये पता लगाना है कि नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है या एंटर कर रही है ना, एग्जिट हो रही है नॉर्थ पोल से या एंटर कर रही है, इसका अभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। अब इसका आइडिया लेना जरूरी है। पैटर्न तो मिल गया, अब डायरेक्शन पता लगाएंगे कि नॉर्थ से एग्जिट कर रही है या नॉर्थ से एंटर कर रही है, अभी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, देखो पैटर्न ने आइडिया दे दिया कि यस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब पता कैसे लगाया, इससे कंपास रख दिया हमने, मैग्नेटिक कंपास अराउंड अ मैग्नेट। इस मैग्नेट के पास तुमने एक कंपास रखा,
ठीक है, ये कंपास रख दिया, तो अब देखो ये साउथ पोल है, तो ये कंपास का कौन सा पोल अट्रैक्ट कर रही होगी? मैम नॉर्थ। हाँ, कंपास का नॉर्थ पोल। तो जब तुम यहाँ पे कंपास रखते जाओगे तो तुम देखोगे कि जो मैग्नेट ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, फिर यहाँ से जैसे घूमते जाओगे यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, तो कंपास का साउथ पोल तुम्हारे पास आता चला जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेट कंपास को मैग्नेट के पास रखोगे तो ये अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में है क्या? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें एक फील्ड के बारे में एक फील्ड को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो किस तरीके से हम लोग पैटर्न देख पाते हैं, ये वो चीज है, इमेजिनरी लाइंस हैं। एक्चुअली में नहीं है कि यहाँ से नॉर्थ साउथ में एक्चुअली में कोई ऐसी चीज है जो ऐसे ट्रेवल करती जा रही हो, या कोई एनर्जी है ना, जो ऐसे ट्रेवल कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोला है? इमेजिनरी लाइंस है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस लूप बना रही है। कॉन्टिन्यूअस लूप का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा लूप बनाती है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड लूप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा करती थी? मैम नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी, पर वहीं पे तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज्ड लूप बना रही हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम क्लोज्ड लूप क्या है, तो देखो क्लोज्ड लूप का मतलब क्या बताया है। देखो तुम्हारी ये एक मैग्नेट है, अगर इसके पास ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ पॉइंट है, तो फील्ड लाइंस बच्चों क्या है, नॉर्थ से निकलेंगी और एंटर करेंगी तुम्हारे साउथ पोल पे। ठीक है, नॉर्थ से निकली और एंटर करेंगी साउथ पोल में। अब ठीक है, अभी तक तो क्लोज लूप नहीं बनाया क्योंकि नॉर्थ से जाके साउथ पे जा रही है। क्लोज लूप कब होगा कि ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ से साउथ पे गए एक बार और फिर दोबारा साउथ से नॉर्थ पे चले गए, अब ये एक क्लोज लूप हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कैसे ट्रेवल कर रही है? साउथ से साउथ टू नॉर्थ। अंदर फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही है बच्चों साउथ से नॉर्थ। देखो ये डायग्राम है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, एग्जिट ये हो गई, एग्जिट कर रही है और साउथ में एंटर कर रही है, ये हो गया साउथ से एंटर। और वहीं अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखोगे तो फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ भी जा रही है। ठीक है, तो अब ये कैसी लूप बना रही है? क्लोज्ड लूप। तो दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। अच्छा, क्लोज्ड लूप में मुझे ये बताओ, क्लोज्ड लूप में एक सेकंड, हाँ, अगर मैं इसका बी डॉट डी एस करूं क्लोज्ड लूप में तो मुझे क्या मिलना चाहिए? क्लोज्ड लूप में बी डॉट डी एस, एक क्लोज्ड लूप लिया और उसका सरफेस इंटीग्रल लेना चाह रही हूँ इस पूरी मैग्नेट का। ये सोच के बताना कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्लोज इंटीग्रल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या आंसर आना चाहिए, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अपने माइंड में ये क्वेश्चन बना के भी रखो। सरफेस इंटीग्रल जैसे ई डॉट डी एस में किया था, हाँ बी डॉट डी एस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, पर उसका मैंने अब क्या किया है, क्लोज इंटीग्रल किया है, तो क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल, ई डॉट डी ए क्या देता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स देता था। तो सिंपल सी बात है, बी बी डॉट ए या बी डी एस या सरफेस एरिया अगर बोल दूं तो ये तुम्हें फ्लक्स देगा, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स। यस मैम। फ्लक्स क्या होती है? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं वो होती है। तो क्या मैग्नेट के केस में जितनी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं नॉर्थ पोल से, क्या उतनी ही फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि नॉर्थ पोल से निकल रही है।
नॉर्थ पोल से निकल रही है, और जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस तुम्हारी साउथ पोल से क्या हो गई, क्या हो गया, एंटर। हाँ, जितनी नॉर्थ पोल से निकलेंगी उतनी साउथ पोल से एंटर कर रही है, और वापस साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो आप मुझे बताओ, जितनी फील्ड लाइंस एंटर ये बराबर हो गई जितनी फील्ड लाइंस एग्जिट, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। Zero. फ्लक्स हो गया 0। इसलिए इसका क्लोज्ड इंटीग्रल जब आप करोगे बी डॉट डी एस का, तो क्या आंसर मिलेगा, 0। तो वही चीज थी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स एंटरिंग इक्वल्स टू एग्जिट बराबर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी पता चल गई, क्लोज लूप बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट, कि अगर मुझे क्या टेंजेंट क्या देगा, अगर किसी भी फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या देगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था। टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। देखो ये तुम्हारी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे वो तुम्हें क्या दे देगी, फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। अब ये बताओ, कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, नेवर मैम। हाँ, नहीं नो मैम। मैम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती, इसका आंसर ये है, अगर इंटरसेक्ट करेगी फील्ड लाइन तो दे विल गिव यू टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वही यहाँ पे लिखा है। कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव लाइंस इंटरसेक्ट, तुम्हारा आंसर था नो, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो क्लोजनेस, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पर सेम होंगी, मतलब डेंसिटी, या मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, क्या स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होंगी क्या वो हर पॉइंट पर हर जगह सेम होगी या वेरी करेगी, मैम वेरी करेगी। वेरी करेगी। Very करेगी. वेरी करेगी। क्यों, अभी तुमने देखा होगा कि अगर कोई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट के पास आयरन को लेके आते हो, है ना, तब वो उसको जाके अट्रैक्ट करती है। अगर कोई मैग्नेट दूर रखी हुई है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि नहीं। आपकी फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, किस पर, डिस्टेंस पे। और वहीं पे अगर मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो छोटे मोटे आयरन की जो नेल्स होती हैं, पिंस होती है, उनको क्या कर लेती है, बहुत दूर से अट्रैक्ट कर लेती है। तो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और मैग्नेट के डिस्टेंस पे, कि वो कितने डिस्टेंस पे है। तो यस, मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एट एवरी पॉइंट। तो अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी, पोल्स पे या सेंटर पे। पोल्स पे मैम। ये अर्थ है, अर्थ की, ये मान लो तुम्हारे पास अर्थ है, अर्थ कुछ इस तरीके की है ना, यहाँ से इक्वेटर से तो थोड़ी सी वो है बल्जिंग, और पोल्स पे से कैसी है, थोड़ी फ्लैट टाइप, यही शेप आती है। हाँ, ये तुम्हारी अर्थ है। तो अब मुझे बताओ कि नॉर्थ, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये तुम्हारे इक्वेटर्स हो गए, और ये तुम्हारा अर्थ का सेंटर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी किस पॉइंट पर मिलनी चाहिए, या फिर मैग्नेट पे भी, या कोई Center. मैग्नेट तुम्हारे सेंटर पे, नहीं, सेंटर पे नहीं मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तुम्हें मिलेगी बच्चों पोल्स पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे फील्ड लाइंस आर वेरी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। द मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वो डेंसिटी पे ये सब चीजें किसके हैं, ये डेंसिटी वाली बात है, कि जहाँ डेंसिटी ज्यादा होंगी ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सेम एज जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वही चीज है, कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, कि अगर एरिया से
जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अब एक बार ये क्वेश्चन आंसर देना। मैंने एक मैग्नेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो सकती है? ऑप्शन डी। D. ऑप्शन डी। ए या डी? ए डी सी डी बी। D. ये क्या रहा है, सी। ये क्या कह रहा है, नॉर्थ मैम और 4. साउथ थे तो यहाँ साउथ आ गया, यहाँ नॉर्थ है मतलब यहाँ नॉर्थ आ गया। ये कह रहा है कि जब आप एक चुंबक को, एक मैग्नेट को जब आप बीच में से तोड़ेंगे, बीच में से अलग करेंगे तो हमेशा अपोजिट पोल आएगा। ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ नॉर्थ आया, फिर यहाँ पे भी साउथ साउथ आया, ये भी यही चीज कह रहा है। एक सेकेंड, साउथ नॉर्थ तो नॉर्थ, फिर नॉर्थ के बाद यहाँ पे साउथ आएगा, तो ये भी साउथ साउथ। तो देखो अगर ये ए ठीक होगा तो भाई बी भी ठीक होना चाहिए, बोलो। और ये क्या है, नॉर्थ साउथ, तो साउथ के पास नॉर्थ आया और यहाँ पे साउथ के पास साउथ आ गया। ये तो अपने कंडीशन से ही अलग चल रहे हैं ना, साउथ के साथ नॉर्थ, फिर कह रहे हैं साउथ के साथ साउथ, तो यानी ये तो गलत है। और अगर ए ठीक होता तो बी भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि अपोजिट पोल आएगा, है ना, तो दो तो ठीक नहीं हो सकते। तो हमारे पास डी बचा, तो डी क्या कह रहा है कि नॉर्थ के साथ साउथ, और फिर तुमने नॉर्थ लगाया तो साउथ, फिर नॉर्थ तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट पोल बनेगा जब आप मैग्नेट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। When a magnet is broken down, still a magnet and direction of magnetic force remain same. Hence, north and south pole in each part will be as shown in the figure. ये क्या कह रहा है, अरे कि अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट थी तो इस तरीके से थी साउथ नॉर्थ, जब आप इसको यहाँ से क्रैक करेंगे ना, तो अब ये दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया, है ना, ये दो पार्ट हो गए। तो इस पार्ट के पास कौन सा, ये पार्ट था, इसके पास साउथ था, ये पार्ट था, ये नॉर्थ था, ये तो अपने सेम रहेंगे। अब इसके पास ये नॉर्थ आ जाएगा, ये नॉर्थ है तो इसके पास ये साउथ आ जाएगा। ये इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो यानी दैट मीन्स अपोजिट पोल्स बनेंगे। ऑस्टेड, अच्छा अब ऑस्टेड बताना, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। अच्छा तुम लोगों ने नहीं पढ़ा शायद ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, हाँ इसी में पढ़ते हैं ऑस्टेड, पढ़ते हैं अभी ऑस्टेड। एक बार मुझे बताना ऑस्टेड, आपने क्लास 10th में थोड़ा सा अगर रिमेम्बर हो कि ऑस्टेड ने क्या बताया। देखो अभी तक जो इंडिया में नहीं, ग्लोबली, अभी तक जो ग्लोबली मालूम था ये पता था कि एक फील्ड होती है, हाँ कृष्ण ने बोला, वेरी गुड। अभी तक ग्लोबली क्या मालूम था, अभी तक सिर्फ ये पता था कि जो फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है ना, कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और कुछ और ऐसे हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, मतलब कुछ और हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों को। अभी तक यही पता था कि अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट है। अब देखो ऑस्टिन ने एक बहुत बड़ी थ्योरी का यहाँ से एक बोल सकते हैं जन्म दिया। ऑस्टिन ने यहाँ से पूरी जो फिजिक्स है ना, यहाँ से पूरी फिजिक्स ही चेंज हो गई। क्यों, इन्होंने बता दिया, ऑस्टिन ने क्या बता दिया कि जो करंट है ना, करंट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है। इन्होंने बताया ऑस्टिन ने कि जो करंट है वो क्या बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है ना। अब आगे देखो क्या हुआ, फिर आगे एक साइंटिस्ट आ गए फराडे साहब, वो आगे तुम पढ़ोगे अगर एक स्टोरी में बताऊं। फराडे ने क्या बोला कि, उन्होंने क्या बोला, आगे जाके नहीं, मतलब आगे जाके ये डिस्कवरी हुई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो तुम करंट बना सकते हो भाई, है ना। तो ऑस्टिन ने क्या बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। फिर एक और थ्योरी हुई, वहां से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकती है। फिर पता चला जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बनाएगी वो करंट डीसी नहीं एसी बनेगी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होगी।
तो वहां से किसकी शुरुआत हुई, ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो धीरे धीरे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलते गए। तो अभी तुम्हारे जो सिलेबस में है ऑस्टेड वो पढ़ते हैं। ऑस्टेड की देखो क्या किया, ऑस्टेड भाई साहब अपना कुछ काम कर रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या कर रहे थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक ऐसे सर्किट बनाया हुआ था कि ये एक लाइन वायर है और इस वायर को मतलब एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है और इन्होंने इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, अब वोल्टेज से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कंपास पड़ा होगा इनके पास कि यहाँ पे मेरे पास कंपास है, अभी ये इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ, अभी वो अपनी अपनी मतलब शांत रखा हुआ है। पर जैसे ही इन्होंने देखा कि इस सर्किट में करंट फ्लो होता है आई, जो ये कंपास है ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। मान लो डिफ्लेक्शन शो करता है इस तरह। उसके बाद जब करंट स्टॉप होता है दोबारा निडल घूम के अपनी वापस वाली पोजीशन पे आ जाती है ना। फिर इन्होंने क्या किया, एक बार करंट की डायरेक्शन को स्विच करके देख लिया कि देख लेते हैं करंट की डायरेक्शन को अगर बदल लेते हैं तो क्या होगा। अब इन्होंने करंट की डायरेक्शन को बदल के देख लिया। मेरा जो करंट है अभी यहाँ से आई डायरेक्शन अब इस तरफ हो गई। अब इन्होंने देखा कि जो तुम्हारा ये नॉर्थ जो था, जो पहले इधर की तरफ घूमा, अब वो इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, जब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी जब भी कंपास वो शो करेगा डिफ्लेक्शन। तो ऑस्टेड ने तब यहाँ से सोचा कि अच्छा दैट मीन्स जो करंट कैरिंग वायर है, जो वायर करंट कैरिंग है, जहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये थ्योरी यहाँ से उत्पन्न हुई मिस्टेकनली। मिस्टेकनली भी बोल सकते हैं, या इसका हमें कुछ आइडिया नहीं कि वो स्पेशली इसी का थ्योरी कर रहे थे या कुछ। तो ये थ्योरी आई कि करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, अब बात आएगी हमारे मैग्नीट्यूड की कि क्या मैग्नीट्यूड होगा जब वो फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो एक बार अब वो देखेंगे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब एक बार बताओ, जब तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग लीनियर चार्ज है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मूविंग चार्ज होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फील्ड बता सकती हूँ, राइट। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाय एक्सपेरिमेंट ये पता चला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू, क्यू यानी मूविंग चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूविंग चार्ज, इस चीज पे ध्यान दो। अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मूविंग चार्ज शांति से बैठा है, मान लो ये क्यू चार्ज चुपचाप बैठा हुआ है, तो तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसी क्यू चार्ज को तुम v वेलोसिटी से मूव करा दो तो आपको क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिल जाएगी। ये चीज समझ आई कि मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगी, जब चार्ज मूविंग मोशन में हो। ये प्राइमरी कंडीशन है। अगर चार्ज चुपचाप बैठा है, बैठ के सब चीजें देख रहा है, तो कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। किसी चीज को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर चार्ज चलेगा तभी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब देखो कितना फील्ड आएगा, एक बार इसकी ये देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे डिस्टेंस के, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस चार्ज की वजह से मुझे p पॉइंट पर फील्ड बतानी है, और ये p पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये है।
कि v वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है डायरेक्शन a में, p पॉइंट पर आप फील्ड बता दीजिए कि इस चार्ज की वजह से कितनी होगी। तो क्या आई कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किस किस के बराबर आ गई, क्यू वी बी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या था, चौथा फैक्टर क्या था, थीटा, यानी साइन थीटा, एंगल बिटवीन v एंड r। अब ये याद रखो, जो ये थीटा एंगल है ना, ये किसकी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, r की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में r की तरफ, ये वाला थीटा लेना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला। अगर वेलोसिटी ये होती और तुम्हें p पॉइंट पे अगर निकालना होता तो थीटा तुम लेते तो ये वाला थीटा लेते। ठीक है, तो ये हमेशा पेपर में याद रखना, छोटी छोटी चीजें ब्लंडर करती हैं पेपरों में। दिस इज द थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में दिया गया है। तो चौथा फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, साइन थीटा। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, क्यू बी, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली का साइन है, इस डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट b इक्वल्स टू के मानो k हमारा एक कांस्टेंट है, क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आई एक पॉइंट चार्ज की वजह से, कि एक पॉइंट चार्ज पर किसी r डिस्टेंस की दूरी पे इतना फील्ड जनरेट हो सकता है, फील्ड इंटेंसिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे k क्या है, k डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लिखो, अब k क्या है भाई, कांस्टेंट। k कांस्टेंट किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर है तुम्हारा ये कांस्टेंट। वहीं पे म्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या था, परमिटिविटी का अर्थ क्या था, अर्थ शब्दांश, मैम मतलब फ्री स्पेस में कितना, मतलब चार्ज कितना मूव कर सकता है, कितना उसको परमिशन है, स्पेस उसको कितना दे रहा है। राइट, कि मैं किसी स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना वो हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, पेनिट्रेट हो सकती है ना। कि मान लो ये कोई स्पेस है तुम्हारे पास, ये इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना एंटर कर सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या है, म्यू नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी। तो ये भी एक स्पेस की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना उसमें क्रॉस कर सकती है। ठीक है, परमिएबिलिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो यहाँ से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, वहां पे k कितना था, एप्सिलॉन नॉट के केस में k की वैल्यू थी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 रेज टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखनी है क्वेश्चन में। मैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज रखनी पड़ेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई की। ठीक है, तो अभी देखो धीरे धीरे, अब हम लोगों ने किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एक चार्ज की वजह से। अब बायो सैवर्ट लॉ आए, उन्होंने क्या लॉ दिया कि मैं तुम्हें एक छोटे लेंथ एलिमेंट की वजह से बता सकता हूँ कि कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे रखते हैं साइड,
यहाँ पे अंडू भी नहीं हो सकता क्या? अंडू भी नहीं कर सकती, सॉरी, दोबारा लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई है 10⁻⁷ और क्या है, अच्छा अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड को आप मुझे वेक्टर फॉर्म में बताएंगे कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म में। म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज लिख देती हूँ, आर स्क्वायर को भी नहीं, अब बताओ कैसे लिख सकते हैं? Q क्रॉस V। साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, क्यू और बी का? साइन थीटा किसका एंगल है, क्यू और बी के बीच में? मैम V आर और R के बीच। तो फिर कैसे लगा सकते हो क्यू बी के बीच में? मैम बी क्रॉस आर। बी क्रॉस आर, वेरी गुड, बी क्रॉस आर ही करेंगे अगर साइन थीटा उसका एंगल है तो अब इस Yes ma'am। बी क्रॉस आर कैसे बनाएंगे? तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं। क्यू बी Q क्यू बी आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब ये आर वो लिखा है मैंने यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, ये लिखने जा रही हूँ। तो आर वेक्टर, ये आर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, R R Q Q। आर क्यूब। तो अभी देखो, अभी क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू बी क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से yes इसमें लिख दिया यस मैंने, मैम। दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में। ओके, अभी देखो, चलो पॉइंट चार्जेस के लिए तो निकाल लिया, अभी बायो बायो साहब आए, उन्होंने बोला कि ठीक है पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल लिया। अब हम एक डिस्कवरी करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लीजिए ये पूरा एक लाइन चार्ज है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए करंट बता सकता हूँ कि इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, छोटा सा डीएल एलिमेंट, बहुत स्मॉल छोटा सा डीएल एलिमेंट। अच्छा, अभी देखो अगर हमें डीएल एलिमेंट की वजह से पता चल गई तो हम बाय मैथमेटिक्स, तो देखो फिजिसिस्ट अकेला वैसे बोलते हैं, फिजिसिस्ट थ्योरी का एक बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एंड में सारा काम होता किससे है, मैथमेटिक्स से, है ना, मैथमेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल लिया और मुझे पूरी वायर के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, integrate इंटीग्रेशन। तो यही चीज है कि छोटे से एलिमेंट के लिए निकालना पता चल गया तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज कि मान लो आर डिस्टेंस की दूरी पर है पी पॉइंट, आई करंट फ्लो कर रहा है और आर दूरी पर है। अब मान लो कि जिस एलिमेंट पे निकालना है वो लेंथ एलिमेंट, वो करंट से कितना वेक्टर बना रहा है, एंगल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल। तो थीटा एंगल हमेशा किसकी डायरेक्शन में लोगे, V जिस velocity डायरेक्शन में तुमने डीएल एलिमेंट लिया है, डीएल एलिमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी थीटा की बारी आएगी, देखो तो पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड तुमने निकाला म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाय आर, ठीक है। अब देखो इस डीएल एलिमेंट की वजह से कितना करंट होगा ये बता सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे, मुझे पहले ये बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई की वैल्यू कितनी आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में B by R। 2/T तो होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस फॉर्म में मैम Q by T। है। इन वेलोसिटी की टर्म में देखो, वेलोसिटी और चार्ज है ना, तो चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में मुझे करंट की वैल्यू बताओ,
PDENA. हाँ, VT. N number of electrons, E the charge of electron, A is the area of the conductor, V is the drift velocity. यही है Yes, ma'am. करंट की वैल्यू ये आती है। अब देखो, अब मुझे इस डीएल एलिमेंट के लिए मुझे वो बताओ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस डीएल एलिमेंट से, इस छोटे से एलिमेंट से। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पूरे वायर में। अब ये तो नहीं है कि इस वायर में इस पॉइंट पे कुछ और करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे कुछ और करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे कुछ और करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। आई यूनिफॉर्म रहेगा। यस और नो? यस। यस मैम। तो अभी इसी छोटे एलिमेंट के लिए आप क्या निकालो, डीएल की वैल्यू निकालो। तो कितना आएगा? मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर में, E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज और V क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये है। अभी मुझे कितने एलिमेंट के लिए चाहिए? छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए। मुझे पूरे एरिया के लिए तो नहीं चाहिए, मुझे छोटे एलिमेंट के लिए चाहिए, डीएल एलिमेंट के लिए। ये किसकी वैल्यू है? NEVD क्या हो गया मेरा? आई, और मैंने किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया? डीएल एलिमेंट। तो अब मैं इस QV को किससे चेंज कर सकती हूँ? IDL से। म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा? किसी एक छोटे लेंथ एलिमेंट के लिए जो तुम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो है ये पॉइंट चार्ज, और एक ये लाइन एलिमेंट। ये याद रखो, ये लाइन बायोट सावर्ट लॉ कभी भी तो फुल लाइन चार्ज के लिए नहीं लगा सकते, सिर्फ एक लाइन एलिमेंट के लिए लगा सकते हो। पेपर में याद रखना कि लाइन एलिमेंट। तो हमने दोनों केस देख लिए। लाइन चार्ज के लिए IDL साइन थीटा बाय आई आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट बाय 4 पाई R क्यूब। एंगल किस किस के बीच में है? अब ये बात है। वेरी गुड, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो हमेशा लाइन करंट की डायरेक्शन में मत लेना। किसकी डायरेक्शन में? जिस जहां पे तुमने लाइन एलिमेंट कट किया हो उसकी डायरेक्शन से थीटा बनाना है। ठीक है, अगर लाइन एलिमेंट यहाँ पे कट करते ये, तो ये P पॉइंट होता, फिर यहाँ से एक थीटा लेते। तो इस तरीके से ये चीजें याद रखनी है। अब है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा? इसको थोड़ी देर में करेंगे, अभी नहीं करते हैं। राइट हैंड थंब रूल रुक जाओ, अभी नहीं करेंगे इसको। अब है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, है ना, कि बायोट सावर्ट लॉ से हम लोग किस किस चीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं। तो क्या है, एक बात बताओ। मैंने एक कॉइल ली, ठीक है, सुनो, मैंने एक कॉइल ली, इस कॉइल में I करंट फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई। करंट कैरिंग कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, है ना, करंट कैरिंग कॉइल। यस। तो बस अब यही कह रहा है कि दिस इज एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा? आप हमें ये बताइए कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। बायोट सावर्ट लॉ भाई साहब ने तो हमें छोटे से एलिमेंट के लिए बताया है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो क्या करें, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट करती हूँ। अच्छा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब मैंने एकदम छोटा सा एलिमेंट कट किया, ठीक है, डीएल एलिमेंट, और मुझे फाइंड कहाँ करना है? सेंटर पे। ठीक है, ये मान लो मेरा एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है और ये एंगल, ये डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस R। रेडियस R। अब देखो ये डीएल एलिमेंट है और ये डिस्टेंस है, इनके बीच का एंगल ये होगा थीटा।
तो एक बात बताओ कि ये कुछ इस तरीके से, ये जो छोटा एलिमेंट है एकदम स्मॉल एलिमेंट के लिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो जाएगी सर्कल की? बोलो, ये जो सर्कल ma'am. है Yes, एक ma'am. छोटे Yes, से ma'am. एलिमेंट के लिए दिस विल बिहेव एज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के जस्ट तुम्हें सामने पॉइंट पर फील्ड बतानी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो साइन थीटा विल बी 90 डिग्री। चलो एक प्रॉब्लम हटी, साइन थीटा मिला। अब डीएल करना है। डीएल किसका है? लेंथ एलिमेंट क्या है? पूरा कॉइल का सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? ये डीबी इतना आ गया, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है, उन्हें बाहर ले लो, डीबी का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, आई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। सिर्फ क्या बचा अंदर? लेंथ एलिमेंट। DL. डीएल किसका कर रहे हैं? कॉइल का। Coil का अब कॉइल का मुझे बता दो, लेंथ एलिमेंट पूरा कितना है? 2 pi r 2 पाई 2 आर। by R. बस हो गया सवाल। 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया भाई? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो ये तुम्हारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर इंड्यूस हुई है। ये एम आई जो लिखा है इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या मतलब है? कि फील्ड इंड्यूस हुई है, किसकी वजह से? इस कॉइल की वजह से। कितनी इंड्यूस हुई है? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। एक बार ये देख लो थोड़ा सा, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत सारा हो गया एकदम से। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, अभी बात करते हैं डायरेक्शन की, कि राइट हैंड हम लोग लगाएंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी। कि भाई ये देख लो, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में आई फ्लो कर रहा है ना, तो ये करंट किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है ना। Anti. अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जब मान लो तुम्हारा कंडक्टर कैसा है, बस इसमें तुम्हें दो चीजों का यूज करना है, एक तो थंब और दूसरी तुम्हारी चारों फिंगर, जिनको हम बोलेंगे कि कर्व, चारों फिंगर को कर्व कर लो। अभी तुम्हारा करंट कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। तो करंट सर्कुलर है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी जो ये चारों उंगलियां है तुम्हारी, करंट की डायरेक्शन में इन चारों उंगलियों को रखो। तो करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तुमने रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है? हम कहाँ आ रहा है? Outward. इनवर्ड्स या आउटवर्ड? Outwards. आउटवर्ड्स। तो वही है। तो थंब क्या देगा? अगर तुम्हारी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में है, सुनो, अगर फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में है तो थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वाइस वर्सा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आई, जिसे हम डॉट से शो करते हैं। अगर डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, ठीक है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देती हूँ। मान लो इस डायरेक्शन में तुम्हारा आई है, अभी अपनी फिंगर्स को रखो इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो। करंट की डायरेक्शन में जब रोटेट कर रहे हो तो तुम्हारा जो थंब है वो इनसाइड द तुम्हारे लैपटॉप और व्हाटएवर फोन, उसके अंदर जा रहा होगा, Yes, है ना। ma'am. Inwards. अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करोगे तो थंब विल बी इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या आएगा? इनसाइड। इनसाइड Inward. के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? क्रॉस। तो यहाँ अगर क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स है, ठीक है। तो तुम्हें पेपर में हमेशा ये डॉट और क्रॉस ही दिखेंगे, लिखा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये याद कर लेना। डॉट मतलब आउट, तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि ये डॉट है मतलब ओ से इंडिकेट कर रहा है विच इज आउट, ठीक है। तो इनवर्ड्स, और ये अब स्ट्रेट लाइन के लिए देख लो, अगर ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है और यहाँ आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में आएंगी? अब स्ट्रेट लाइन में है करंट, तो यानी थंब तुम्हें अब करंट की डायरेक्शन देगा, है ना। और फिंगर्स किसकी डायरेक्शन दे रही होंगी? फील्ड लाइंस की। फील्ड। मतलब जो तुम अपने अनुसार यूज कर सकते हो, देख लो। अगर आई सर्कुलर है तो
चारों उंगलियों का यूज कर लो, अगर आई स्ट्रेट लाइन में है तो थंब का यूज कर लो। तो अगर थंब करंट दे रहा है तो ये चारों उंगलियां फील्ड लाइंस देंगी, तो यानी सर्कुलर बन रही है फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस इन सर्कुलर। अच्छा, डायरेक्शन बताना, क्लॉक होगी या एंटी क्लॉक? हमको सीधा रख रहे हो, तुम्हारी फिंगर्स कहाँ मुड़ रही हैं? इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। हम हम इधर आ रहा है ना तुम्हारे फेस की तरफ, इस तरीके से आ रहा होगा हम घूम के, तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई? एंटी। अभी देखो करंट की डायरेक्शन उल्टी रखो, आई। अब देखो थंब को डाउनवर्ड्स करो, अब बताओ तुम्हारा किस तरफ आ रहा है फिंगर्स? हाँ, ये तुम्हारा थंब है, थंब यानी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करो, करा? यस मैम। यस मैम। हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करा, तो ये जो फिंगर्स है ये रोटेट हो गई किस डायरेक्शन में? क्लॉक की डायरेक्शन में या क्लॉक के उल्टे? क्लॉक डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। तो यानी ये सर्कल तो बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। यहाँ कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक, एंटी क्लॉक। अच्छा, अब देखो एक चीज और, अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो वो कैसी फील्ड बना रहा है? सर्कुलर। अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो डायरेक्शन कैसी बन रही है फील्ड की? सर्कुलर फील्ड। फील्ड कैसी है? सर्कुलर। अच्छा, अगर सर्कुलर कॉइल है तो फील्ड कैसी बननी चाहिए? खुद से डायग्राम, खुद ही इसी डायरेक्शन से निकालो, राइट हैंड से। स्ट्रेट लाइन। Straight lines. अच्छा, सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन के लिए बताना फील्ड कैसी बन रही है। डाउनवर्ड से, तो या इसी छोटे से फील्ड के लिए ये करंट कैसा है? यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी है? सर्कुलर। अभी इसी छोटे से फील्ड के लिए देखो, यानी थंब तुम्हारा ऊपर है तो फील्ड लाइंस छोटे एलिमेंट के लिए कैसी आ रही है? बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए बोलो, सर्कुलर। अब ये फील्ड ऐसे है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस किस तरीके से सर्कल होंगी? यानी ये पेन है तो ये नीचे से ऊपर आ रही होंगी फील्ड लाइंस, यानी है ना? Yes, ma'am. यस यहाँ मैम। पे भी इस तरीके से, ये वाला लगाओ स्ट्रेट लाइन के लिए, बोलो। इसको एक अलग पेज पे भी समझाती हूँ, यहाँ भी बताती हूँ कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, बहुत ही वाहियात बन गई है। अभी करंट इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, आई। तो तुम खुद देखो, ये इतने इतने पार्ट के लिए ये लाइन स्ट्रेट दिख रही होगी तुम्हें, छोटे से एलिमेंट के लिए, है ना? स्ट्रेट। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ तुम्हारे सामने, बस ये राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल यानी करंट स्ट्रेट डायरेक्शन में है, इतने से पहले इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर आ रही है। ठीक है, तो मैंने दूसरा पेन ले लेते हैं, ये फील्ड लाइन मेरी बच्चों सर्कुलर आई। अब मैं इस पॉइंट के लिए निकालूंगी तो फील्ड लाइंस मेरी राइट डायरेक्शन में, सॉरी करंट मेरा राइट डायरेक्शन में है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही है कि यहाँ से एंटर हो गई, यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, छोटे एलिमेंट के लिए फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज बनेगी, यहाँ पे भी वही सेम चीज बनेगी। अच्छा, तो अभी ये तो तुमने छोटे छोटे एलिमेंट के लिए निकाला है। अगर मैं सेंटर की बात करूं, मुझे बताओ सेंटर पे अगर मैं फील्ड की बात करूं
तो क्या ये फील्ड लाइंस सेंटर पे जब मैं बनाऊंगी तो ये बड़ी नहीं होती चली जाएंगी ऐसे फील्ड लाइंस? Yes, ma'am. यस मैम। तो सेंटर पे फील्ड लाइंस बच्चों कैसी दिखेंगी? दीज आर मेकिंग इनफाइनाइट सर्कल्स। ये फील्ड लाइंस कैसा सर्कल बना रही है? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल है ना भाई। हम तुम बहुत पता नहीं किस पॉइंट पे जाके देख रहे हो, तो फील्ड लाइंस तुम देख रहे हो ये तो छोटे एलिमेंट के लिए तो क्लोजेस्ट सर्कल होगा। सेंटर पे जब मैं देख रही होंगी तो दीज आर मेकिंग द इनफाइनाइट सर्कल। तो इनफाइनाइट सर्कल के लिए मुझे बताओ, क्या ये मुझे स्ट्रेट लाइंस नहीं दिख रही होंगी? अरे बाप रे, Yes, ma'am. इनफाइनाइट सर्कल के लिए मुझे ये स्ट्रेट लाइंस नहीं दिख रही होंगी कि हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन है। देखो अब ये सर्कल पता नहीं कहाँ जाके एंड हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये लग रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि दीज आर मेकिंग स्ट्रेट लाइंस। तो सर्कल में जो फील्ड का एक्चुअल जो डायग्राम आता है वो क्या आएगा? साइड में तो सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, बट बीच में देखोगे सेंटर पे ये तुम्हें क्या दिखेंगी? स्ट्रेट लाइंस। सेंटर पे फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हें दिखेंगी, एक्चुअली में है क्या? इनफाइनाइट सर्कल्स, जो कि तुम्हें कैसे दिख रहे होंगे? स्ट्रेट्स दिख रहे होंगे, है ना। तुम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। इतना समझ में आया कि मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल में फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से होगी? ये कंफ्यूज आ गए हो? आ गए? सर्कल ही गायब हो गया है भाई, भूल गए? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? Yes, ma'am. Madam. यस मैम। ठीक है, तो डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ गई। डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक सर्कल की आए तो तुम्हें ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा, इस तरीके का। ये सर्कल बीच में से स्ट्रेट। अब देखो किसी भी आर्क में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी आर्क के लिए निकालना है, तो मुझे बताओ इस सर्कल के लिए, इसके लिए कितना आएगा? सेंटर पे करंट आई फ्लो कर रहा है, मुझे इसके सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मान लो ये मैम डिस्टेंस आर म्यू है, नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है, तो कॉमन चीजें बाहर आ गई। लेंथ एलिमेंट डीएल करना है, इसका डीएल एलिमेंट कितना हो जाएगा? पाई आर। कितना आ गया? अभी देखो इसको ऐसे रखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई पाई, ये आया है। ठीक है, तुम्हारा 4 आ रहा है। अभी इसको इस फॉर्म में लेके चलो, ठीक है। अभी दूसरा बनाओ, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा मुझे बना के दिखाओ इस क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री। पूरा है, इसके लिए सेंटर पर कितना आएगा? करंट आई फ्लो कर रहा है, मान लो आर है, रेडियस इज आर। मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ सी पॉइंट, ओ पॉइंट पे। डीएल कितना आएगा यहाँ इसके लिए? एक क्वाड्रेंट के लिए कितना डीएल आएगा? पाई आर अपॉन 2। पाई आर बाय 2। ठीक है, तो अभी क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर बाय 2। तो एक आर से एक आर ये कैंसिल, क्या आया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई पाई बाय 2। तो पहली इक्वेशन देखो, एक ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट देखो, और जो पूरे एलिमेंट के लिए निकाला था यहाँ पे देखो। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई
आर मल्टीप्लाई 2 पाई। ठीक है, देखो ये आर से आर कट गया, ये 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई, ये पाई बाई 2। तीनों इक्वेशन को देख के हमने क्या एनालाइज किया कि अगर किसी भी थीटा के लिए, अगर सर्कुलर कॉइल का कोई भी थीटा है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का एक फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। तो हाँ भाई, क्या हुआ? तनिषा बोलो बोलो, तनिषा बोलो, तनिषा बोल ही नहीं रही है। ये बच्चे करते ही क्या है, स्टार्टिंग में तो 21-22 बच्चे आएंगे, लास्ट तक। तनिषा बोलो। बस 2 मिनट की क्लास और है, फिर मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, मेन फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से। तो मेन फॉर्मूला क्या आया तुम्हारा कि अगर किसी भी थीटा के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, उसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा से। ठीक है, मान लो कोई भी आर्क मिल जाए, कोई भी किसी भी तरीके का, मान लो इस तरीके की, और ये बोल दे 3 पाई बाई 2 है ये आर्क, इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से सी पॉइंट पर मुझे बताइए कितनी फील्ड आएगी। तो ये थीटा कितना है, 3 पाई बाई 2, तो तुम क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 3 पाई बाई 2। तो किसी भी आर्क की वजह से आप मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे फाइंड कर सकते हो। बोलो, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यही था आज के लिए। अब सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। अपने डाउट्स लेके आना। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो टेस्ट। ऑल डन। Thank you. आओ, अब बड़े ही भाग रहे हो, जब से टन 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 ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है मुझे।